तो दोस्तों बीटीटीएच के अंदर में सभी लोग त्यान हो जुनजी को काफ़ी ज़्यादा ही पसंद करते हैं और मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन यूशान से ज़्यादा बेटर मुझे उसका वो मोटा सोल वाला ही लुक ज़्यादा बेटर लगता था। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर इसने ऐसा कौन सा अटैक दिया जिसे मैं एंग्री बुद्धा लोटस के साथ में कंपेयर करता हूँ। मैं इसे एक हद तक उसके बराबरी वाला मान सकता हूँ, क्योंकि ये जो पावरफुल टेक्निक है ये काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है और इसके अंदर के कंपोनेंट्स को सुन के आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। इस वीडियो के अंदर मैं इसके रिगार्डिंग जितने भी इंफॉर्मेशन है उसे पहले बताऊंगा और बाद में ये बताऊंगा कि शोएन इसे पहली बार कब, कहां और कैसा दिखता है ये अटैक, उस बारे में सभी इंफॉर्मेशन को बताएंगे। तो त्यान हो जुनजी की इस टेक्निक का नाम है स्काई इंसर्टिंग स्पेलिंग फ्लेम, जो कि एक डी क्लास की टेक्निक है और इसकी जो पावर लेवल है वो बाकी सभी फ्लेम्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी होती है और मैं इसे एक हद तक एंग्री बुद्धा लोटस के बराबर भी मानता हूँ। लेकिन जो त्यान हो जुनजी जिस अटैक को यूज़ करता है उसका नाम हमें स्काई इंसर्टिंग स्पेलिंग फ्लेम देखने को नहीं मिलता, बल्कि 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक देखने को मिलता है। शायद दोनों का मीनिंग सेम होगा, लेकिन इन दोनों के बीच का माजरा क्या था मुझे समझ नहीं आया। नॉवेल्स के अंदर में भी ये दोनों नाम को यूज़ किया गया है और मानवस के अंदर में भी इन दोनों नाम को यूज़ किया गया है, लेकिन शोएन पहले स्काई इंसर्टिंग स्पेलिंग फ्लेम को इस्तेमाल करता है और शोएन बाद में 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक को इस्तेमाल करता है। आप लोगों को अगर इस बारे में कुछ पता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये असल में एक डी क्लास की टेक्निक है, इसके अंदर की जो मेजर 5 कंपोनेंट्स होते हैं वो 5 तरीके के बीस्ट फ्लेम्स होते हैं, जिसका मतलब अगर कोई भी कल्टीवेटर फायर दोकी को यूज़ करता है तो उसके पास में 5 तरीके के बीस्ट फ्लेम्स होना कंपलसरी है। 5 तरीके के बीस्ट फ्लेम्स होने के बाद ही वो इसको इस्तेमाल कर पाएगा। और अगर बाई चांस उसके पास 4 कंपोनेंट्स के अंदर में हेवनली फ्लेम्स है तो इसकी जो पावर्स होगी वो डी क्लास से बढ़ के त्यान क्लास तक पहुंच जाती है। यानी कि अगर इस टेक्निक को हम लोग त्यान क्लास के सामने में भी यूज़ करेंगे तो ये लगभग उसको बराबरी की टक्कर दे देगा। और शोएन जब इसे पहली बार यूज़ करता है तो उसके पास 3 हेवनली फ्लेम्स होते हैं, तो आप लोग सोच लो कि वो कौन से लेवल पर इसको यूज़ करेगा। साथ ही साथ इसके अंदर में 5 तरीके के फायर स्पिरिट्स देखने को मिलते हैं जो कि इसकी लेवल्स को दर्शाता है। फर्स्ट लेवल के अंदर में हम लोगों का आता है वुल्फ, सेकंड लेवल के अंदर में आता है हम लोगों का लेपर्ड, थर्ड वाले के अंदर में आता है हम लोगों का लायन, फोर्थ वाले के अंदर में आता है टाइगर और लास्ट वाला में आता है हम लोगों का ड्रैगन। और अगर कोई इसके लास्ट वाले लेवल को यूज़ कर लेता है तो ये किसी भी एक सी के पानी को वेपराइज कर सकता है और पूरे आसमान में भी आग लगा देगा। इस टेक्निक की खासियत यह है कि इसको यूज़ करने वाले किसी भी कल्टीवेटर की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ज़्यादा कंज्यूम नहीं होती। जैसे कि आप लोगों को पता है कि किसी भी फायर एट्रीब्यूट वाले टेक्निक को यूज़ करने के लिए उन लोगों की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम हो जाती है, लेकिन ये एक लौता ऐसा फायर टेक्निक है जिसके अंदर में स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम कंज्यूम होती है बाकी सब के मुकाबले। साथ ही साथ ये काफ़ी ज़्यादा भयानक भी होता है। तो अब आप लोगों को लगभग इस टेक्निक के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। तो अब जानते हैं कि हम लोग शोएन उसको पहली बार कहाँ यूज़ करेगा और उसके अंदर के कंपोनेंट्स कौन कौन से होने वाले हैं। और लिटरली मैं बता रहा हूँ, जब मैं इस पार्ट को पढ़ रहा था तो मैं खुद काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। मैं सब कुछ फील कर पा रहा था कि शोएन कैसे पावर्स को इस दौरान फील कर रहा होगा, वो अटैक कैसा दिख रहा होगा। तो शोएन इस अटैक को सबसे पहले एपिसोड 1097 के अंदर में यूज़ करेगा, जहाँ पर प्रोटेक्टर वू को हराने के बाद प्रोटेक्टर वू जैसे ही उसकी चंगुल से बचने का ट्राई कर रहा था तो वहाँ पर त्यानशी उसे बचाने के लिए आ जाता है। और त्यानशी के साथ में बिंग शुआन और बिंग हुआ भी थे जो कि एक 7 स्टार दोजुंग थे और त्यानशी खुद एक 9 स्टार दोजुंग था। तो वो लोग एक फॉर्मेशन को क्रिएट करते हैं शोएन के थर्ड स्काई फायर मिस्टीरियस चेंज को यूज़ करने के लिए। आप लोगों को इस बारे में प्रीवियस वीडियोस में मैंने बता रखा है पहले से ही। तो वो लोग जिस फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फॉर्मेशन था। आइस वैली की कुछ गिने चुने एल्डर्स ही इसको यूज़ कर पाते थे और शोएन त्यानशी के इस फॉर्मेशन को काउंटर करने के लिए इस्तेमाल करता है 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक, जो कि एक्चुअली में हमारा त्यान हो जुनजी का मेन अटैक है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि इसको यूज़ करने के लिए तकरीबन 5 तरीके के बीस्ट फ्लेम्स होना कंपलसरी है। तो शोएन के पास 3 तरीके के हेवनली फ्लेम्स पहले से प्रेजेंट थे। उसके अलावा लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्लेम जो कि असल में एक बीस्ट फ्लेम है, जो कि आर्टिफिशियल, आप लोगों को पता है, फ्लेम सीड वाला वीडियो जिसने देखा उन लोगों को मालूम होगा, वो एक तरीके का बीस्ट फ्लेम है। अब 5वां आ जाता है इसके पास में सन फ्लेम, जो कि एक तरीके का मिस्टीरियस फ्लेम था। और अब इन 5 की कॉम्बिनेशन से शोएन सबसे पहले लेवल को काफ़ी आसानी से अचीव कर लेता है, जिसके अंदर वो एक 100 फीट का वुल्फ को क्रिएट करता है। फिर धीरे धीरे करके ये इन 5 स्पिरिट्स को भी उजागर कर देता है। सेकंड वाला हम लोगों का लेपर्ड भी आ जाता है, थर्ड में लायन भी आ जाता है, फोर्थ में टाइगर और लास्ट में एक ड्रैगन भी। इन 5 के उजागर होते ही वहाँ पे वो जो आइस वैली ने एक बैरियर को क्रिएट करके रखा था ये सिटी के आसपास, वो बैरियर हिलना स्टार्ट हो जाता है। वहाँ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा ही बढ़ जाता है कि वहाँ पे आइस वैली की प्रेजेंस बिल्कुल महसूस ही नहीं हो पा रही थी। और त्यान हो जुनजी जब देखता है कि शोएन ने इस टेक्निक को इस लेवल तक प्रैक्टिस कर लिया तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और इसे देख के कहने लगता है कि इट इज़ अनएक्सपेक्टेड दैट दिस लिटिल फेलो हैज़ प्रैक्टिस टू दिस स्टेज। और वो हंस के फिर से बोलता है कि हैविंग प्रैक्टिस टू माई दोकी स्किल्स ही कैन बी कंसिडर्ड टू हैव obtained some of my inheritance।
और इस टेक्निक को देख के वहाँ के जितने भी एल्डर्स मेंबर्स जो लोग थे सब लोग बिल्कुल डर के कांपने लगे थे। यहाँ तक कि थियान शुआनजी जो कि एक दोजून था वो भी उसे देख के थोड़ा इम्प्रेस हो गया, लेकिन उसके अंदर में इतना एरोगेंस और घमंड था कि वो अभी भी एक ही बात सोच रहा था कि इसकी पावर्स कितनी भी ज़्यादा बढ़ जाए, मैं एक दोजून हूँ, मेरे सामने ये टिक नहीं सकता। और हाँ, शायद से शुएन उसके सामने टिक भी नहीं पाता, लेकिन कितना ज़्यादा एरोगेंट है, थोड़ा सा भी इम्प्रेस नहीं होता। और तियानशी को अभी भी लग रहा था कि उसकी इस अटैक के सामने शुएन अभी भी इस अटैक को लेकर नहीं टिक पाएगा। लेकिन जब इन दोनों के बीच में टकराव होता है तो वहाँ पर उन लोगों का जो फॉर्मेशन था वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। और उस फॉर्मेशन को बर्बाद करने के बाद यहाँ पे जो था सब तरफ में सिर्फ फायर ही पहुँच जाता है। सब तरफ टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था और सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई दे रही थी, 5 मल्टी कलर्ड फ्लेम्स। हर जगह पर सिर्फ फ्लेम्स और फ्लेम्स ही दिखाई दे रही थी। और मैं इसे डोंगर्स के अंदर में देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैंने क्यों पढ़ लिया नॉवेल्स में, बस इसी डिप्रेशन में था अभी भी, लेकिन फिर भी क्या करें, पहले से ही पढ़ के रखे, अब कुछ नहीं कर सकते। इस अटैक के बाद तियानशी और उन तीनों का फॉर्मेशन टूट तो गया, साथ ही साथ वहाँ का जो बैरियर था वो भी धीरे धीरे करके पिघलने लगा। और अब जो पल रहा था वापस से हम लोगों का शुएन की तरफ में आ रहा था, क्योंकि शुएन ने प्रोटेक्टर वू को तो पहले ही हरा दिया। तियानशी भी अब इसके सामने ज़्यादा टिक नहीं पा रहा था, लेकिन कॉम्बैट एबिलिटीज़ में अभी भी तियानशी इसको हरा सकता था, क्योंकि शुएन ने अब तक तो सिर्फ एक फॉर्मेशन को ही तोड़ा है, इससे ज़्यादा कुछ उखाड़ा नहीं उसने। इसके बाद तियानशी का और भी ज़्यादा दिमाग घूमने लगता है और उसके बाद फिर किंग जी भी आ जाता है जो कि एक पावरफुल हॉलो सेल का मेंबर था, वो भी 1 स्टार दोजन। उसके बाद एलएफडी की एंट्री वगैरह हो जाती है, जिसके बाद इन लोगों के बीच का जो फाइट था वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और इन लोगों की फाइट के दौरान में एक और पावरफुल लॉन्डा यानी कि हमारा बिंग ही जो कि एक 4 स्टार दोजन है वो भी एंटर कर जाता है। लेकिन हमारा तो मेन मुद्दा तियानो जुनजी के इस अटैक के बारे में ही जानना था, इसीलिए हम लोग उस तरफ में जाएंगे ही नहीं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही रहेगा। अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो नीचे का लाल बटन दबा के रख लीजिए, क्योंकि ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस हमारे चैनल पे आती ही रहती है दूसरे डोंगर्स के रिगार्डिंग भी। तो मिलता है आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।